नाउ वी गो फॉर एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। जिस तरह से आपने देखा सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, सिमिलरली सॉल्यूशंस में भी एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि जो शुगर क्रिस्टल्स हैं या जो शुगर क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं, आप देखेंगे वो व्हाइट कलर के मिलते हैं हमें, बट नेचुरली अगर आप उनको देखेंगे तो वो येलोइश कलर उनका होता है। तो क्या करते हैं, एनिमल चारकोल से ट्रीट करा के जितनी भी कलरिंग इम्प्योरिटीज है वो सब एक्टिवेटेड चारकोल या बोन चारकोल पर एड्सॉर्ब हो जाती है। यानी कि जो एड्सॉर्प्शन है वो सोल्यूशन के केस में भी होता है। और एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर और आपको दिखाया गया है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, a part of the acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of the acid decreases in the solution। जेई में क्वेश्चन आया है ये, what will happen when a solution of acetic acid is shaken with the charcoal। तो आप बताएंगे कंसेंट, और उसमें पूछा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस, और कुछ और लिख दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की, डिक्रीज हो जाएगी। Similarly, litmus solution when shaken with charcoal become colorless। आप ब्लू लिटमस, रेड लिटमस सॉल्यूशन को यूज करते हो एसिड बेस पता करने के लिए, उसे भी अगर आप चारकोल के साथ शेक करोगे तो आप पाओगे कि जो कलर है वो डिकलराइज हो जाएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड attains blue color when precipitated in the presence of magnesium reagent। The color is due to adsorption। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता, प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन में मैग्नीशियम रिएजेंट अगर दिया होगा तो उसको आप लगाएंगे, और उसका रीजन पूछेंगे तो इट इज ड्यू टू द एडसॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड इन द केस ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। फर्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। होता है काइनेटिक एनर्जी, जो एडसॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बढ़ जाएगी और एडसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज होगा। सेकंड, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। ये भी आपको मालूम है, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएंगी। थर्ड, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। जो कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। जितना ज्यादा कलर डाई होगा, जितना लिटमस में डाई ज्यादा होगी, उतना ही एडसॉर्प्शन का रेट भी ज्यादा होगा। और साथ ही साथ जो एडसॉर्प्शन है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। ये आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एडसॉर्बेट है और फिजिकल एडसॉर्प्शन अगर हो रहा है तो वो कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए जरूरी नहीं है कि जो स्पीशीज है वो केमिकल बॉन्ड बना सकती है एडसॉर्बेंट के सरफेस के साथ। लेकिन जब कभी भी केमिसॉर्प्शन होगा तो ये जरूरी है कि जो स्पीशीज एडसॉर्प्शन में जा रही है वो एडसॉर्बेंट की सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड्स डेवलप कर पाता हो। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी x अपॉन m इज इक्वल टू के पी पावर 1 अपॉन n, सोल्यूशन के केस में ये जो इक्वेशन है इट बिकम्स x अपॉन m के c पावर 1 अपॉन n, जहां पर जो c है इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने log x अपॉन m log c के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो जो इंटरसेप्ट था वो हमें log k की वैल्यू देता था, और जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें 1 अपॉन n की वैल्यू देता है। कुछ एप्लीकेशंस एडसॉर्प्शन के और सीख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, तो जहां पर भी बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट करना होता है चारकोल को यूज कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वेसल हमारे पास है और उस वेसल के अंदर जो है हमें एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम पंप से तो रिमूव कर ही लिया,
लेकिन क्या करते हैं, इसके अंदर सरफेस पर यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल रख देते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो भी एयर यहाँ पर प्रेजेंट रहती है उस सबको अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है और 100% अप्रोक्सीमेटली 100% या एब्सोल्यूट वैक्यूम जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप चारकोल को यूज कर सकते हैं। तो जब भी हाई वैक्यूम आपको क्रिएट करना हो किसी वेसल के अंदर तो आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर सकते हैं। सेकेंड बात हम करते हैं, देखिए गैस मास्क। आपने देखा होगा जो माइनर्स होते हैं वो एक मास बियर करते हैं और उस मास में इस तरह से कुछ प्रोजेक्टेड रहता है। तो ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर इस प्रोजेक्शन में एक्टिवेटेड चारकोल रहता है जो कि पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है और केवल जो नॉन हार्मफुल गैसेस जैसे ऑक्सीजन है वही जो है माइनस के नोज में नेजल ट्रैक में एंटर कर पाते हैं और जितनी पॉइजनस गैसेस हैं उनको एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए सिलिका और एल्युमिनियम जेल को हम यूज कर सकते हैं जो एक अच्छे एड्सॉर्बेंट है और मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से उसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। Animal charcoal removes colors of the solution by absorbing colored impurities. हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, जितनी भी आप हेटेरोजेनस कैटालाइसिस पढ़ेंगे पहले आप ये समझ लो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस क्या होता है। हेटेरोजेनस कैटालाइसिस का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेजेस में हो, यानी रिएक्टेंट्स तो गैसियस फेज में हो और कैटलिस्ट कैसा हो, सॉलिड फेज में, या रिएक्टेंट गैसियस फेज में कैटलिस्ट लिक्विड फेज में। फेज अलग होनी चाहिए रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की, केवल प्रोडक्ट से मतलब नहीं। तो वो कैटालाइसिस कहलाती है आपकी हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। ये टॉपिक आपके यहाँ से हट गया है कैटालाइसिस वाला 2021 के लिए, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। लेकिन आपने काफी मेथड्स पढ़े हैं, जैसे आपने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन पढ़ा है ऑयल का, ऑयल लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, और जो कैटलिस्ट निकल है वो सॉलिड स्टेट में। तो जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की जो फेजेस है वो अलग अलग जब होती हैं तो वो कहलाएगा आपका हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। इसी तरह से कांटेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड रहता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनर्ट गैसेस केमिकली तो रिएक्ट किसी से करते नहीं है, वीक वांडावाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन इन इनर्ट गैसेस का जो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन है चारकोल की सरफेस पर वो अलग अलग होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on account चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर चारकोल के ऊपर डिफरेंट जो इनर्ट गैसेस है वो एड्सॉर्ब होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर्ट गैसेस कैन बी सेपरेटेड तो बाय यूजिंग चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये ऑप्शन होना चाहिए वहां पे। इनर्ट गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते नहीं है, तो कैसे सेपरेट करोगे अगर सब एक साथ प्रेजेंट है? तो बाय एड्सॉर्प्शन टेक्निक ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है। क्यूरिंग डिजीजेस, बहुत ज्यादा जो ड्रग्स हैं वो जम्स वगैरह को किल करने में यूज होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी सरफेस पर जो जम्स वगैरह उनको एड्सॉर्ब कर लेते हैं फिर उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है, जनरल प्रिंसिपल। तो उसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक में जो सल्फाइड ओर्स होते हैं जैसे Cu2S है, HgS है, FeS है, सल्फाइड ओर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑयल के साथ अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाते हैं देन द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए हमारे पास सल्फाइड ओर है कोई, उसको हमने फाइन ऑयल प्लस ओर के साथ मिक्स कर दिया और यहाँ पर
एयर ब्लो की, एक स्टीयर ले लिया, उससे एयर हमने ब्लो की, जैसे घर में मथनी चलाते हैं हम लोग, एयर को उसके अंदर एंटर कराना है। तो आप देखेंगे जो सल्फाइड ओर है, जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट ऑयल की ड्रॉपलेट के चारों तरफ एड्सॉर्ब हो जाते हैं। और आप हमेशा देखेंगे जब भी आप पानी में एक ड्रॉप ऑयल की डालेंगे तो ऑयल आपको सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो क्या होगा, ये जो सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं ये पॉइंट ऑयल के साथ यहाँ सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉथ की फॉर्म में, झाग की फॉर्म में। और जैसे दूध में से मलाई निकालते हैं वैसे ही इन फ्रॉथ को यहाँ से स्कीम ऑफ कर लिया जाता है। यानी कि जो सल्फाइड ओर है उसको हमने इस सोल्यूशन में से क्या कर लिया, अलग कर लिया, बाय यूजिंग पॉइंट ऑयल विच इज कॉल्ड कलेक्टर। ये सल्फाइड और पार्टिकल्स को अपने साथ कलेक्ट कर लेगा। इससे एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है। एक वॉशर वुमेन थी, वो एक माइनर्स जो थे, इंजीनियर थे, वो जब उनके कपड़े वॉश करती थी तो वो देखती थी सरफेस पे कुछ ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स जो है वो कलेक्ट हो जाते थे। ये बात उन्होंने कई बार उनसे शेयर की, भाई आपके कपड़े में पता नहीं क्या वैसे दिखता नहीं है, लेकिन जब सोप के साथ धोते हैं तो काले काले जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेट उन्होंने किया तब उनको पता चला कि ये सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं और ये फ्रोथ की फॉर्म में सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर तो ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह से कमर्शियली यूज में आने लगी। और इसका जो बेस है वो क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स ऑन फाइन ऑयल या ऑयल मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स, राइट। तो जो लो ग्रेड है सल्फाइड ओर्स के is concentrated by separating it from silica and other earthy matter by this method using pine oil and frothing agents. Adsorption indicators: surface of certain precipitates such as silver halides have the property of adsorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc. and thereby producing a characteristic color at the end point. अभी हम टाइटेशन करते हैं और हमें एंड पॉइंट पता करना होता है कुछ टाइटेशंस में, उसके लिए हम सिल्वर के प्रेसिपिटेट के साथ साथ कुछ डाई यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा और ये डाइस प्रेजेंट है तो ये सिल्वर का जो एलाइड है AgCl AgBr अपनी सरफेस पर उन पर्टिकुलर डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक करेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस करेगा। वो इंडिकेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड एज अ प्रेसिपिटेट। आपने देखा कई सारे पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं और क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक लाइन छोटी, वही वाली बात है, सावधानी हटी, हाँ दुर्घटना घटी। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस क्लास 11 में पढ़ा हुआ है आपने। ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होता है और ये जो बेस है आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मुझे मालूम है आपने नहीं पढ़ा है। तो ये सब का जो बेस है क्या है, एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो एड्सॉर्प्शन है उस स्टेशनरी फेज पर वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो यही है that different components are adsorbed on the adsorbent surface differently. ये इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। बताओ भाई, कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए केमिसॉर्प्शन की। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। यूनिमोलिकुलर है, इरिवर्सिबल है, और क्या हो सकते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वेरी गुड, और वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होगी। और देखिए मेन पॉइंट सबसे पहले वही लिखे कि इन केमिसॉर्प्शन मॉलिक्यूलर स्पीशीज आर एड्सॉर्ब्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, राइट। तो ये पॉइंट भी उससे मेंशन कर दें। सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हाई, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एड्सॉर्ब्ड molecules increases and the bonds, the weak bonds starts breaking and
द मॉलिक्यूलर स्पीशीज अंडरगोज डीजॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एडसॉर्ब्ड स्पीशीज इंक्रीजेस and they start leaving the surfaces by breaking the weak van der Waals forces of attraction। आपने ग्राफ भी पढ़ा था फिजिक्स ऑप्शन में, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होगा, केमिज ऑप्शन में ऐसा नहीं था, केमिज ऑप्शन में पहले यस इंक्रीज करेगा और उसके बाद हाई टेम्परेचर पर फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव एडसॉर्बेंट्स देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। सरफेस एरिया ज्यादा है और एक टर्म और यूज करेंगे, number of free valencies will be more with increased surface area will be higher which have more number of free valencies। ये दोनों बातें हमें लिखनी होगी। कैटालाइसिस का टॉपिक हट गया है। now we move to the next topic which is in our syllabus for 2021, that is colloids। एक बड़ा पोर्शन इसका हट गया है, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते थे कैटालाइसिस में से, लेकिन अब हट गया तो कोई बात नहीं। कोलाइड्स मैं जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था सॉल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। तीनों में फर्क जो है वो पार्टिकल्स के साइज का है। ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल साइज है इट विल बी लेसर देन 1 नैनोमीटर। आपको मैंने बताया भी था इनको पीने के बाद लोग सच बोलते हैं, आपको मालूम चल गया कौन सा, हाँ एल्कोहल इन वाटर। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज कितना रहेगा, 1 to 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में कैसा रहेगा पार्टिकल साइज, मोर देन 1000 नैनोमीटर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कोलाइडल सॉल्यूशंस की, those solutions in which particle size ranges in between 1 to 1000 nanometer are referred as colloidal solution and they are popularly known as colloids or they are popularly known as salts। उनको सॉल्ट भी बोल देते हैं, राइट। यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तीन क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। Second, nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Third, type of particles of the dispersed phase। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं that is based on physical state of dispersed phase and dispersion medium। जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशंस में आपने पढ़ा है जो एक्सिस में वो सॉल्वेंट, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी फेज एक्सिस में होगी that will act as dispersed phase, sorry a dispersion medium, very sorry, that is called dispersion medium। ये कैसा होगा, एक्सिस में होगा और जो लिमिटेड अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, वो कैसा काम करेगा, डिस्पर्स फेज। सुबह शाम आप देखते होंगे काफी लोग जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस बना लेते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं देखा होगा आपने, खास करके जो नए बच्चे होते हैं या नए लोग होते हैं उनमें कंपटीशन हो जाता है कौन छल्ले ज्यादा बना लेता है। बीड़ी में तो छल्ले बनते नहीं है, बीड़ी को तो बार बार जाना पड़ता है। तो जो स्मोक है दैट इज अ फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मैं कभी किसी बच्चे को देख लेता हूँ, कभी ये नहीं कहता हूँ तुम सिगरेट पी रहे हो, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। कोई हमें पीता दिख जाए तो कहता है देखो ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। तो इस तरह से जो स्मोक है उसमें जो एयर है वो तो डिस्पर्जन मीडियम है, वो तो एक्सिस में है, और जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो किस में, डिस्पर्स फेज में, वो लिमिटेड अमाउंट में। इसी तरह से आपने देखा होगा मिल्क में जो फैटी एसिड्स हैं वो कैसे रहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज में, और जो मिनरल एसिड्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे, डिस्पर्जन मीडियम में। जैसे क्लाउड्स हैं, बादल हैं, क्या है, वाटर वेपर्स तो है, किसमें सस्पेंडेड है, किसमें
डिस्पर्स्ड हैं एयर में। तो क्लाउड्स में जो वाटर वेपर्स हैं वो हाँ डिस्पर्स फेज में है, और जो एयर है वो किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में है। आप कुछ एग्जाम्पल को अच्छे से कैच कर पाए, आप लोगों को, कुछ लोगों को शर्म भी आ रही है, कोई बात नहीं। देखिए 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्ट्स जिनमें डिस्पर्जन मीडियम केवल सॉलिड हो, वो सॉलिड सॉल्ट कहलाएंगे। एरोसॉल जिनमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा बच्चों, एयर होगा, वेरी गुड। और जनरली जो सॉल्वेंट या जहां पर लिक्विड होते हैं एज ए डिस्पर्जन मीडियम, उनको हम जनरली सॉल्ट बोल देते हैं, या अगर वाटर के साथ बना रहे हो तो हाइड्रोसॉल। एल्कोहल एज ए डिस्पर्जन मीडियम है तो एल्कोहोसॉल उनको हम बोल दिया करते हैं। तो देखिए जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है वो है सॉलिड सॉलिड सॉल का। आप समझ गए, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होगा और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होगा। जैसे कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जेम्स स्टोन्स हैं, ये सब हमारे सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल्स। इसी तरह से अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, पहले सॉलिड की बात कर लेता हूँ आपसे सारे, है ना। अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो तो वो कहलाएगा आपका कॉमनली जेल। ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, जेल बोल देते हैं। जैसे चीज आप देखिए, चीज में सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट काफी कम है, लिक्विड कंटेंट काफी कम है। जेलीज इसमें सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा रहता है और सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा रहेगा और लिक्विड कंपोनेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जितने भी चीज है, जेलीज है, ये सब आपके जेल के एग्जाम्पल है। हेयर जेल आप लगाते हैं, देखा आपने, सॉलिड की अमाउंट ज्यादा रहती है, लिक्विड की अमाउंट कम होती है। इसी तरह से गैस सॉलिड सॉल्व भी हो सकते हैं, जिसमें सॉलिड तो डिस्पर्जन मीडियम में और गैस किसमें हो, डिस्पर्स फेज में हो। जैसे प्यूमिक स्टोन है, फोम है, रबर है, फोम रबर जिसे हम बोलते हैं, वो आपका सॉलिड सॉल्व का एग्जाम्पल। मैं ये मान रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो आपने पहले नहीं सुने, प्यूमिक स्टोन, कलर्ड ग्लासेस, लेकिन ये हमें याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन कोलोइडल सॉल्यूशंस की जिनमें लिक्विड एज ए डिस्पर्जन मीडियम। तो सॉलिड लिक्विड जितने भी पेंट्स है, सब में जो कलर डाई है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व है, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर का होता है। सेल का जो फ्लूइड है ये भी सब हमारे पास कोलोइडल फॉर्म में ही है। जितनी भी अच्छी चीजें आपको दिखेंगी वो सब कोलोइडल फॉर्म में, हलवा कोलोइडल फॉर्म में, चीज, बटर, जैम, जेलीज, जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो सब किसमें, कोलोइडल फॉर्म में। कुछ लोग बहुत खून पीते हैं तो वो उनको खून पसंद है, तो ब्लड भी क्या है आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन ही है। पसंद की बात है अपने अपने। तो देखिए आप, अगर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही लिक्विड स्टेट में हो तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं इमल्शन। जैसे मिल्क है, कुछ पेंट्स भी आते हैं, आपने शाहरुख खान का ऐड देखा होगा, नैरो लैक इमल्शन। उसमें क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों कैसे हैं, लिक्विड फेज में। हेयर क्रीम, बटर, ये सब आपके क्या है, इमल्शन के एग्जाम्पल्स। इसी तरह से फोम, इसमें लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में और गैस जो है वो डिस्पर्स फेज में है। तो जैसे फ्रॉथ है, विप्ड क्रीम है, सोप, लेदर है, इन सब में आप देखेंगे लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होता है और एयर का अमाउंट कम होता है। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल। तीसरी बात कर लेते हैं हम एरोसॉल्स के बारे में, जिसमें गैस डिस्पर्जन मीडियम और सॉलिड डिस्पर्स फेज हो, वो कहलाएंगे एरोसॉल या सॉलिड एरोसॉल भी इनको हम बोल सकते हैं। जैसे स्मोक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्बन पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, डस्ट। इसी तरह से अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज में हो और गैस डिस्पर्जन मीडियम में हो तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सब आपके एरोसॉल्स की फॉर्म में रहते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल 8 ही कैटेगरी हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहां बन जाता है, कौन सी कैटेगरी आपको यहां नहीं दिखाई पड़ रही है, वेरी गुड, गैस
एज ए डिस्पर्स फेज, गैस एज ए डिस्पर्जन मीडियम स्टेबल में नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? गैस इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू गैसेस। होमोजेनस का मतलब क्या हो गया? होमोजेनस का मतलब हो गया ट्रू सोल्यूशन, यानी कि गैस गैस का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, वो किस में जाएगा? ट्रू सोल्यूशन में जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता है एयर के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज एयर, तो आप बताएंगे क्या? ट्रू सोल्यूशन। लेकिन अगर कहते भाई उस एयर में डस्ट है, तो क्या हो जाएगा? वो कोलाइडल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। जो ट्रू सोल्यूशन है वो होमोजेनस है, कोलाइडल सस्पेंशन हो कैसे? हेटेरोजेनस मिक्सचर से, सॉल्यूशन से। तो ये बात हमने की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, दैट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकंड क्लासिफिकेशन है। पहला आपने नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। तो इस बेसिस पर हमने दो क्लास में इनको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज लायोफिलिक कोलाइड्स। लायो मतलब होता है सॉल्वेंट बच्चों, और फिलिक का मतलब जो सॉल्वेंट के लिए अफेक्शन रखे। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी सुटेबल सॉल्वेंट यानी कि किसी सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करने पर इमीडिएटली कोलाइडल सॉल्व बना लेते हैं, वो कहलाते हैं आपके लायोफिलिक कोलाइड्स। क्या कहलाएंगे? लायोफिलिक कोलाइड्स कहलाएंगे। जैसे गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये सब आपके लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये इमीडिएटली किसी भी सॉल्वेंट के साथ मिक्स करने पर कोलाइडल सॉल्व बना लेते हैं। कोलाइडल सॉल्व का मतलब है पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज का रहेगा। इनको हम रिवर्सिबल कोलाइड्स भी बोलते हैं या रिवर्सिबल सॉल्ट्स भी बोलते हैं। जैसे आपने स्टार्च को वाटर में मिक्स कर दिया, स्टार्च हो गया डिस्पर्स फेज और वाटर हो गया डिस्पर्जन मीडियम। तो जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया तो आप उस स्टार्च को दोबारा भी ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग सम सिंपल फिजिकल मेथड लाइक इवेपोरेशन। आप उसको रख दो ओपन एटमॉस्फेयर में, कुछ समय बाद के वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, स्टार्च आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम रिवर्सिबल कोलाइड्स भी बोलते हैं। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सॉल्ट्स इज दैट if dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the sol can be reconstituted by simple remixing with the dispersion medium। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से हम वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, तो फिर से किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ उसे मिक्स कर दो, फिर से बना लेगा। तो इस तरह से लायोफिलिक कोलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल कोलाइड्स बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए, ये आगे बार बार जिक्र आएगा इस बात का। क्या बात है? These salts are quite stable and cannot be easily coagulated as discussed later। जो बाद में डिस्कस किया जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। एक्चुअली में क्या है ना, देखो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन डाटा याद रखने के लिए काफी कुछ है। ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बना रहा हूँ मैं कोलाइडल पार्टिकल्स, जिनका पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का होगा। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हर कोलाइडल पार्टिकल पर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है तो एक ही तरह का चार्ज होगा, प्लस का। दूसरा होगा तो उसमें माइनस का होगा। ऐसा नहीं कि कुछ पार्टिकल पॉजिटिव हो कुछ पे नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। तो देखिए, ये पार्टिकल कैसे हैं? चार्ज पार्टिकल है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल हैं, क्या ये एक दूसरे के पास आएंगे बच्चों? नहीं आएंगे, रिपेल करेंगे। हर कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स पर कुछ ना कुछ नेचर ऑफ चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी हो। जैसे आपका ब्लड है, जो उसमें प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है, आप देखें कभी कट लग जाता है तो क्या करते हैं? एलम से रब करते हैं, फिटकरी से रब करते हैं। तो फिटकरी में जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस है ना,
वो नेगेटिव चार्ज जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उसको कोएगुलेट कर देती है, प्रेसिपिटेट करती है। क्या होगा अगर ये चार्ज हटा दें, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस जो मैंने लगाए ये हट जाए तो पार्टिकल पास आ सकते हैं ना, एग्रीगेट हो जाएंगे ना, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, आसपास आ जाएंगे। तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स की बात हो रही है ये बहुत स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि इन पे पार्टिकल्स पर चार्ज तो होता ही होता है, साथ ही साथ चार्ज के साथ साथ इन पे वाटर की एक हाइड्रेटेड लेयर रहती है, वाटर की हाइड्रेटेड लेयर इन पर रहती है, इस तरह की, इस तरह की। यानी कि अगर आप चाहते हो कि इसका प्रेसिपिटेट बन जाए तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। पहला, ये जो हाइड्रेटेड लेयर है इसे हटाओगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी आयन वहां तक पहुंच पाएगा। दूसरा, कोई भी अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके इसे न्यूट्रलाइज करोगे कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो पार्टिकल्स पर दिख रहे हैं इस समय, उन्हें कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, जैसे Cl नेगेटिव ऐड करके वो चार्ज हटाओगे, फिर ये पार्टिकल अपना चार्ज लूज कर देंगे, वाटर की लेयर हट चुकी होगी, फिर पास पास आकर के ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि लायोफिलिक कोलाइड ज्यादा स्टेबल है, तो उसका एक रीजन है बिकॉज लायोफिलिक कोलाइड्स पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड एज वेल। जबकि अगर हम बात करें लायोफोबिक के बारे में, तो लायोफोबिक कोलाइड जो है वो चार्ज तो होते हैं लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होते। कभी भी बाजार से आइसक्रीम खरीद के आप लाओगे, आपको कभी भी जब वो मेल्ट हो जाएगी तो सॉलिड पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे उस क्रीम आइसक्रीम के अंदर, मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल लिक्विड में, व्हिप्ड क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट पड़ा हुआ है जो प्रेसिपिटेट होने से बचाता है। कभी भी कच्चे दूध में मलाई नहीं देखेंगे आप, आपको एक ऐसा मैंने देखी है, वो बहुत लाइट, बहुत रेयर है ना, कच्चे दूध में मलाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो मिल्क है जब आप उसे बॉईल करते हो तो जो मिल्क के फैटी पार्टिकल्स पे चार्ज है, वो फैटी पार्टिकल्स जो है आपस में टकराते हैं, उन पे जो चार्ज होता है उससे वो लूज कर देते हैं, और फिर वो फैटी पार्टिकल पास आकर के क्रीम की फॉर्म में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो जनरली आपको कभी भी जो कच्चा दूध होता है अनबॉइल्ड, उसमें आपको क्रीम दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है उन पे चार्ज प्रेजेंट। लेकिन जब आप उसे बॉईल करते हैं, तो भैया बॉईल करते हैं आप देखते हैं कैसे बम्पिंग होती है, कैसे पार्टिकल्स जो है दूध खिलाते भी बहुत ज्यादा ही, तो उनके जो पार्टिकल्स पे चार्ज है वो लूज हो जाता है, और फिर वो थोड़े समय बाद एग्रीगेट होकर क्रीम की फॉर्म में सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो लायोफोबिक कोलाइड्स कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल कोलाइड्स, कि एक बार उनका अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो हम अगर उन्हें चाहें दोबारा से कोलाइडल फॉर्म में लेना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। दोनों के रीजन अलग हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स रिवर्सिबल कोलाइड इसलिए हैं क्योंकि कुछ सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज करके हम, जैसे इवोपोरेशन है या फिल्ट्रेशन है, करके उस सब्सटेंस को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए उनको रिवर्सिबल कोलाइड बोला। अच्छा, फिर चाहे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, फिर किसी सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में आप मिक्स कर दो तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। लायोफोबिक कोलाइड्स इरिवर्सिबल हैं, क्यों? क्योंकि अगर इनको एक बार कोएगुलेशन कर दिया, इनका एक बार प्रेसिपिटेट बन गया, तो दोबारा आप चाहो कि इनको कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं। प्रेसिपिटेट में तो पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा ना, एग्रीगेट हो जाएंगे। तो लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, और फोबिक मीन्स फोबिया, डरने वाला, हिटिंग। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करने पर इमीडिएटली कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते, और उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स, कुछ स्पेशल मेथड्स हमें यूज करने पड़ते हैं।
वो टेक्निक्स मेथड्स क्या रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इन कोलाइडल सोल्यूशन का एक बार प्रेसिपिटेशन हो गया, जो कि काफी आसान है, क्यों? क्योंकि इन पे वाटर की लेयर नहीं होती। लायोफिलिक में, फोबिक में आप देखेंगे, लायोफिलिक में, सॉरी, लायोफिलिक में आप देखेंगे हाइड्रेटेड वाटर की लेयर भी होगी और चार्ज भी होता है। लेकिन लायोफोबिक के जो पार्टिकल्स हैं उनमें केवल क्या होगा? चार्ज। हाइड्रेटेड लेयर नहीं होती है, तो इसलिए उनका कोएगुलेशन कैसा है बच्चों? आसान है। These salts are readily precipitated on addition of small amount of electrolyte or by heating or by shaking, and hence are not stable. क्योंकि हाइड्रेटेड तो है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जल्दी से वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। Further, once precipitated, they do not give back the colloidal sol by simple addition of dispersion medium. Hence, these salts are called irreversible salts. इसलिए जो लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं, दे नीड टू बी स्टेबिलाइज फॉर प्रिजर्वेशन। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए लायोफोबिक कोलाइड्स में लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड कर देते हैं, बॉडीगार्ड की तरह। जैसे मान लो ये सेंटर में हमारे पास कोई कोलाइडल पार्टिकल है, सेंटर में ये कोई कोलाइडल पार्टिकल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। हम चाहते हैं इस तरह के पार्टिकल का कोएगुलेशन आसानी से ना हो, तो क्या करेंगे? हम कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स इसमें ऐड कर देंगे। वो लायोफिलिक कोलाइड्स के पार्टिकल क्या करेंगे? इस लायोफोबिक, जो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल है, इसको सराउंड कर लेंगे, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड लेयर बना लेंगे बच्चों, जिससे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस पर आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं वो पॉपुलरली प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहलाते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स आर पॉपुलरली नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, क्योंकि वो लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रेसिपिटेशन होने से रोकते हैं। क्या करेंगे? जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसके चारों तरफ क्या आते हैं? बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उस कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ लायोफिलिक वाले कोलाइडल पार्टिकल सराउंड कर लेंगे, एक प्रोटेक्टेड लेयर बना लेंगे, जिससे उसका कोएगुलेशन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बात बोल रही है लायोफोबिक सॉल्ट्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो कौन से होंगे वो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स? लायोफिलिक कोलाइड्स, राइट। तो लायोफिलिक क्यों कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि उनपे चार्ज भी और हाइड्रेटेड भी है। लायोफोबिक कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो केवल चार्ज है और उनका कोएगुलेशन बहुत आसानी से